हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का इकोनॉमिक्स, जो पहला चैप्टर है बिहार के एक गांव की कहानी। ठीक है ना? ये सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे आज। पहला चैप्टर का हेडिंग लगाइएगा, बढ़िया वाला मार्कर लो ना, ब्लैक वाला। कहाँ गया? हरा तो नहीं गया? देखो, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार के एक गांव की कहानी। ठीक है ना? सवाल ये होता है कि बिहार के एक गांव की कहानी में पढ़ने क्या वाले हैं और क्या होता है, नहीं होता है, इन सारे के बारे में जानेंगे। क्लियर है ना? अब उसके बाद ये देखिए कि समझिएगा पहले कि बिहार के एक गांव की कहानी क्या है। बिहार के एक गांव की कहानी और कौन सी कहानी यहाँ पे बोलते हैं। तो बिहार के एक गांव की जो कहानी है, ये एक फतेहपुर की कहानी है। ठीक है ना? यानी कि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था फतेश्वर नारायण सिंह। फतेश्वर नारायण सिंह के सम्मान पे ही एक गांव का नाम क्या रखा गया? फतेहपुर रखा गया। ठीक है ना? तो हम पहली पॉइंट क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानी फतेश्वर फतेश्वर नारायण सिंह के सम्मान में एक गांव का नाम एक गांव का नाम फतेहपुर रखा गया। फतेहपुर रखा है। अगर आपसे पूछे कि फतेहपुर का गांव का जो नाम है वो किन के नामों पे रखा गया, तो फतेश्वर नारायण सिंह के सम्मान पे एक गांव का नाम क्या रखा गया? फतेहपुर रखा गया। ये क्लियर है ना? अब उसके बाद सवाल ये आती है कि अब इसमें हम लोग सिर्फ उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे और उत्पादन के साधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये आती है कि उत्पादन क्या होता है। ठीक है ना? उत्पादन हम बोलेंगे कि हमारे प्राकृतिक में जितने भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का अगर हम उपयोग कर क्या करेंगे, कि सभी वस्तुओं का अगर हम उपयोग करके अपने अनुसार उसमें अगर हम परिवर्तन लाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। तो बोलेंगे प्राकृतिक में उपलब्ध सभी वस्तुएं, प्राकृतिक में उपलब्ध वो सारे वस्तुएं, अगर अगर उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उस वस्तु में अगर हम परिवर्तन ला के अपने अनुसार अगर उसमें परिवर्तन लाते हैं, जैसे मान लिया जाए एक पेड़ हमने लिया। ठीक है? जैसे छोड़िए ना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए आप अगर शादी ब्याह करते हैं तो आप क्या करते हैं? डिमांड ससुराल से आप मांगते का हमको एक बाइक चाहिए, पहले नंबर। दूसरी बात है हमको एगो चौकी भी चाहिए साथ में। चौकी तो अब कोई नहीं लेता है, अब पलंग लेता है। ठीक है ना? तो अब पलंग का डिमांड किया। दूसरी बात है एगो एगो तो मोटरसाइकिल तो कंफर्म है, रख ले है, वो लेगा तो लेगा ही लेगा, उसमें नो डाउट है। उसके बाद पैसा लेगा, सोना लेगा, जेवर लेगा, जो अलग लेगा। ठीक है ना? तो अब वो जो व्यक्ति है वो अपने अनुसार उसने संसाधनों का क्या किया? मांग किया। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे उत्पादन कि प्राकृतिक में उपलब्ध उन सभी वस्तुओं का उपयोग कर अगर मानव चाहेगा अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर उसमें परिवर्तन लाता है, उसी को हम उत्पादन कहते हैं। अब कोई ऐसा भी बंदा है कि जो अपने ससुराल से कुछ भी ना लिया होगा, तो फिर भी उसको आवश्यकता है तो उसने लिया, जिसको नहीं, जो बातों को समझता है उसने नहीं लिया। अगर आपके पास हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दो पेड़ दिए। ठीक है ना? एक बंदे को एक पेड़ दिए, दूसरे बंदे को एक पेड़ दिए। अब हम बोले कि आपको इस पेड़ से जो चीज़ चाहिए आप अपना अनुसार आप इसका यूज कर सकते हो। अब क्या किया कि एगो को लगा कि हमको हमको क्या करना है कि इस पेड़ को कटवा के हमको एक पलंग बनाना है। दूसरे को लगता है कि हम इसको कटवा के, मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही पलंग है, अब लगता है कि हमको एक डेस्क बनवाना होगा। इसको लगता है हमको कुर्सी बनवाना है, दूसरे को लगता है कि हम एक टेबल बनाएंगे। तो यानी कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य
अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन लाता है, इसी को उत्पादन कहते हैं। तो लिखेंगे क्या डेफिनेशन कि प्राकृतिक में उपलब्ध, बोलेंगे जब मनुष्य प्राकृतिक में उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग कर अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाता है, कॉमा देके लिखेंगे उत्पादन कहलाता है। ये क्लियर है ना, उत्पादन कहलाता है। अगर हम उत्पादन के साधन के बारे में चर्चा करें, किसके बारे में, अब देखेंगे हम लोग उत्पादन के साधन, ठीक है ना, कि आखिर उत्पादन के कितने साधन होते हैं। तो हम बोलेंगे उत्पादन के साधन में कि जो उत्पादन की क्रिया में सहायक होते हैं, जो उत्पादन की क्रिया में, ठीक है ना, जो उत्पादन की क्रिया में सहायक होते हैं, कॉमा देके लिखेंगे उत्पादन के साधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादन के साधन कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी कि उत्पादन की क्रिया में जो सहायक होते हैं, यानी कि उत्पादन की क्रिया में जो सहायता करती है, उसी को उत्पादन के हम साधन कहते हैं। अब अगले पॉइंट हम लिखेंगे कि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो 5 होते हैं। तो लिखेंगे उत्पादन के साधन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, उत्पादन के 5 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं, 5 साधन होते हैं। पहले अगर हम चर्चा करें, दिख रहा है, पहले अगर हम चर्चा करें, पहला है भूमि, दूसरा है सर, तीसरा है मेरा पूंजी, और चौथा मेरा क्या है, चौथा मेरा है संगठन, और पांचवा मेरा उद्यम या साहस है। और यही संगठन या इसी को हम लोग कहते हैं व्यवस्था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं, तो आपको बताना है उत्पादन के 5 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं, 5 साधन होते हैं। पहला होता है भूमि, दूसरा होता है सर, तीसरा होता है पूंजी, चौथा होता है संगठन, और पांचवा होता है साधन, ठीक है ना। तो पहले चीजें हमने देखा कि उत्पादन के साधन अगर आपसे चर्चा करें, तो हम बोलेंगे कि उत्पादन के क्रिया में जो सहायक होती है, उसी को हम कहते हैं उत्पादन के साधन। और उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला है भूमि, दूसरा है सर, तीसरा है पूंजी, चौथा है संगठन, और पांचवा हमारा उद्यमीय साहस है। ये क्लियर हुआ ना। उत्पादन के कितने साधन, 5 होते हैं। तो अभी हमने जो सीखा कि पहले चीज सीखा कि एक गांव की कहानी में हमने ये देखा कि एक फतेहपुर जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक फतेश्वर नारायण सिंह थे। तो उनके ही नाम पे एक गांव का नाम रखा गया, मेरा फतेहपुर रखा गया। ये क्लियर है ना। अब उसके बाद सवाल आते हैं कि उत्पादन क्या होता है। तो उत्पादन हमने बोला कि प्राकृतिक में जितने भी प्रकार के वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं को अगर मनुष्य जो है अपने अनुसार अगर उन सभी वस्तुओं में परिवर्तन लाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। दूसरी चीजें हमने देखा उत्पादन के साधन में कि उत्पादन की क्रिया में जो सहायक होती है, उसी को हम कहते हैं उत्पादन के साधन। और हमने देखा कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, या फिर इसको हम कहते हैं व्यवस्था, और पांचवा मेरा उद्यम या साहस। ये क्लियर है। अब सवाल होती है यहाँ पे क्या कि भूमि क्या होती है। आपने पहले से जानते होंगे कि भूमि का मतलब होता है जमीन की ऊपरी सतह। तो आप ये गलत मानते हैं, जमीन की ऊपरी सतह होती है,
बट लेकिन प्राकृतिक के उन सभी वस्तुओं से भी होती है। तो अब हम देखें, चर्चा करेंगे किसके बारे में, भूमि के बारे में चर्चा करेंगे कि भूमि मेरा पहला क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं LAND, लैंड, है ना। भूमि कहने का मतलब होता है कि भूमि का अर्थ केवल केवल जमीन का ऊपरी ऊपरी सतह ही नहीं, बल्कि बल्कि प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त उन सभी वस्तुओं से भी होती है, वस्तुओं से भी होती है। ये क्लियर है ना। यानी कि हम कहेंगे कि भूमि का अर्थ केवल जमीन की ऊपरी सतह नहीं होती है, बल्कि प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त उन सभी वस्तुओं से भी होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा सूर्य प्रकाश, है ना। जैसे में आपने नाम सुना पहाड़, है ना। और भी बहुत सारे, जैसे में जल, और भी बहुत सारा है, जैसे में झरना, तालाब, मैदान, पहाड़ी इलाका, ये सब जो है ना हम बोलेंगे ये मेरा भूमि के अंतर्गत आएगा। तब भूमि किसको बोलेंगे कि भूमि का मतलब केवल जमीन के ऊपरी सतह नहीं होती है, बल्कि प्राकृतिक के द्वारा प्रदत्त उन सभी वस्तुओं से भी होती है। कौन सा होता है सभी वस्तुओं, जैसे जंगल हो, सूर्य प्रकाश हो, या पहाड़ हो, या नदी तालाब हो, या फिर हमारा क्या हो, जल हो, इटी से ये सब सारा हमारा क्या होती है, भूमि होती है। ये क्लियर है ना। इतना समझने में किसी को दिक्कत, कि हमारा अगर पूछे कि भूमि क्या होती है तो आपको बताना है कि भूमि का अर्थ जो होता है ना केवल जमीन के ऊपरी सतह नहीं होती है, बल्कि प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त उन सभी वस्तुओं से भी होती है। ठीक है ना। जैसे पहाड़ हो, सूर्य प्रकाश हो, ठीक है ना, ये सब सारे हो गए। ये क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे बाकी चर्चा किसके बारे में करेंगे, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। फसल के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। कल आपकी ये क्लासेस होगी और आपको इतना समझने में किसी को दिक्कत है नहीं है, फिर आपसे मिलते हैं कल। आज इतना ही। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चले आज इतना ही, आज की क्लासेस को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।